हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमने जो शुरू किया था मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइक्योमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस, उसमें लेक्चर 1 में हमने नेमिंग सीखा था। कंपाउंड के नेमिंग कैसे किए जाते हैं, एसिड्स का नाम कैसे लिखा जाएगा, बेस का नाम कैसे लिखा जाएगा, किसी एक जनरल कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, सॉल्ट का नाम कैसे लिखा जाएगा, वो सारे लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखें तब इस लेक्चर की तरफ आएँ। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्चुअली हम इस लेक्चर में गैस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है 3 पार्ट में बटा हुआ है। अगर आप चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर में 3 हिस्से हैं। एक है मोल कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका है स्टोइक्योमेट्री, और तीसरा है बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस, इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है नेमिंग। तो नेमिंग हमारा हो चुका है और मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइक्योमेट्री एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो गैस के बिहेवियर को समझने से पहले हम समझते हैं कि गैस के बारे में क्या क्या बातें हम कह सकते हैं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज दैट वी कैन डिस्कस अबाउट अ गैस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा है कि मैटर को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि जो हम लोग नेचर ऑफ मैटर में डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैकिंग की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इसीलिए वो फ्लो करते हैं। भले वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो फ्लो कर सकते हैं। और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से। कहाँ से शुरू करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। आप में से ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, यानी कि टॉपिक में जाने से पहले, गैस लॉज या फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम क्या लिख सकते हैं? गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर हैव डेफिनिट शेप। इसका मतलब इसके पास नो शेप, कौन सा शेप? नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। आ रही बात समझ में? यानी कि गैस का ना तो अपना कोई शेप होता है और ना ही अपना कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो गैस करता क्या है? गैस फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक क्लोज कंटेनर है। दिस इज अ क्लोज कंटेनर। इस क्लोज कंटेनर में आपने गैस को फिल किया, कुछ भी अमाउंट गैस का फिल किया, इसको क्लोज कर दिए, तो ये गैस क्या करेगा? इस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा। और गैस का कोई शेप तो होना ही नहीं है। इस कंटेनर का जो शेप है उसी शेप में गैस रहेगा। यानी कि गैस के शेप के बारे में बात करना एक बेहूदगी की बात हो जाएगी, एक फालतू बात हो जाएगी। गैस के शेप के बारे में आप बात कर ही नहीं सकते हैं। गैस के वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो बात की जा सकती है, तब भी गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम जिस कंटेनर में उसको रखेंगे उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो गैसेस नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ आ गई? दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं? गैसेस ऑक्यूपाई द कंप्लीट शेप ऑफ द कंटेनर। कंप्लीट शेप ऑफ द कंटेनर को गैस क्या करता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। ये दूसरी बात हो गई। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस must be equal to the volume of the container।
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं, गैसेस जो होते हैं दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। हाईली कॉम्प्रेसिबल का मतलब आप एक गैस को, फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ गैस भरा हुआ, यहाँ हमने एक पिस्टन लगा दिया, तो उस पिस्टन से गैस को हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं और उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले लिख लेते हैं, गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, i.e. a large volume of gas can be compressed to a very small volume। एक गैस के लार्ज वॉल्यूम को कंप्रेस करके आप स्मॉल वॉल्यूम में रख सकते हैं। इसका मतलब गैसेस जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। ये तीसरी बात हो गई। अब गैसेस हाईली कॉम्प्रेसिबल क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है गैस में, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है। ये दोनों चीज़ों की वजह से गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उस डिस्टेंस को आप डिक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। दैट इज वाई गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसीलिए आप इसे नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। अब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैसियस पार्टिकल्स रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। रैंडमली क्या करते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से गैस क्या करते हैं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर equally in all direction। कहां पे, टू दी walls of the container। जाहिर सी बात है, गैस को किसी कंटेनर में रखेंगे तो उस गैस के कंटेनर के वॉल्स को वो हिट करेगा और उस हिटिंग की वजह से, उस कोलिजन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा। इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं गैसियस प्रेशर। यानी कि गैस का प्रेशर क्या है, जब गैसियस पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होता है, इस रैंडम मोशन की वजह से वो तो आपस में कोलाइड करता ही है, साथ साथ गैस का जो कंटेनर होता है उसके वॉल्स को कोलाइड करता है। इस कोलिजन की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और ये प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। सो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि गैस का प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। और प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन, बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलें, लिख रहे होंगे आप, उम्मीद है। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि मैं बोर्ड के बीच में आ जाता हूं तो लिखने में दिक्कत होती है, तो अब मैं साइड में आ जाऊंगा ताकि आप लिख सकें उसको और पढ़ सकें आसानी से। चलें, अगला प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 शायद हो चुका था, 6ठा प्रॉपर्टी आप लिखिए। तो क्या होते हैं, गैसेस जो होते हैं आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत ईजीली। नाउ व्हाट इज दिस डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब एक गैस को दूसरे गैस के कांटेक्ट में जब लाते हैं तो वो गैस आपस में इंटरमिक्स हो जाता है। इस इंटरमिक्सिंग को आप कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस जो होते हैं, गैसेस डिफ्यूज इन ईच अदर वेरी क्विकली। ठीक है, गैसेस एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत ही क्विकली एंड स्पॉन्टेनियसली, वेरी क्विकली एंड स्पॉन्टेनियसली, बहुत तेजी से और
खुद ब खुद, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में एक मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, उस मोशन की वजह से वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं खुद ब खुद। समझ में आ रही बात? इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, यानी कि गैस एक दूसरे में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी छूट रही है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, नो बिग डील, ठीक है। अच्छा, एक और बात, गैसेस जो एक्सपेंड करते हैं इनफाइनाइटली एक्सपेंड कर सकते हैं। अ गैस कैन एक्सपेंड इनफाइनाइटली, जितना वॉल्यूम देंगे उतने वॉल्यूम तक वो क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। जब तक कंटेनर के कंप्लीट वॉल्यूम को फिल ना कर ले तब तक गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो गैस का एक्सपेंशन क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। अच्छा, अब ये गैसेस जो होते हैं, गैस का जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कैसा होगा, गैसेस डिफ्यूज इन ईच अदर वेरी क्विकली एंड स्पॉन्टेनियसली एंड फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर बनाता है, होमोजेनस मिक्सचर। गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजेनस होगा, दो या दो से ज़्यादा गैसेस को जब मिलाएंगे तो एक होमोजेनस मिक्सचर ही बनेगा। हेट्रोजेनस मिक्सचर कभी नहीं बनता, गैस का मिक्सचर हेट्रोजेनस हो ही नहीं सकता है। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इस बात को जानने के लिए आप पिछले चैप्टर के लेक्चर्स को आप पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मैटर को, तो वहाँ से होमोजेनस हेट्रोजेनस का कंप्लीट मीनिंग आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता दूँ, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का होता है, तो उसको आप कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, तो ये भी आप कॉपी कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जितने सारे प्रॉपर्टीज़ हमने नोट डाउन किया, इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट ने, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने एक थ्योरी दी। वो थ्योरी मैथमेटिकल थ्योरी थी, लेकिन उसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस उस थ्योरी में क्या क्या बातें थी उन बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो थ्योरी क्या था, वो थ्योरी काफ़ी फेमस थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हालांकि वो पूरे मैटर के लिए भी हमने पढ़ा है, लेकिन गैस के लिए स्पेशल वो थ्योरी है। उस थ्योरी को काइनेटिक मॉलिक्यूलर लिखें या सिंपली बोलें आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, प्रपोज बाई कौन कौन, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक्सवेल और दूसरा का नाम था बोल्ट्जमैन। कब दिया गया था ये थ्योरी दिया गया था 1859 में, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल थ्योरी थी। इस थ्योरी में एक वर्ड है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, यानी कि समहाउ ये मोशन से रिलेटेड है, गैस के पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं, इन पॉस्टुलेट्स को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। पॉस्टुलेट्स या फिर किसी किताब में इसको एजम्पशंस भी कहा जाता है, एजम्पशंस, पॉस्टुलेट्स और एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KGT। सबसे पहला एजम्पशन क्या है, व्हाट इज द एजम्पशन नंबर 1। सबसे पहला एजम्पशन क्या कहता है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल। अ गैस कंसिस्ट ऑफ extremely small discrete particles, and these particles are called molecules, हालांकि इसको एटम्स भी कह सकते हैं, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसको मॉलिक्यूल ही कहा गया है। डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द कंटेनर, डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द कंटेनर। अब क्या हो गया पूरा स्टेटमेंट, जरा एक बार पढ़ते हैं इसको। अ गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स थ्रू आउट द कंटेनर। एक गैस क्या होता है, स्मॉल डिस्क्रीट, अलग अलग, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग,
पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया? मॉलिक्यूल्स कहा गया। यानी गैसेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पार्टिकल्स, दीज आर मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स थ्रू आउट द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में वो गैस रखा रहेगा उस कंटेनर में वो यूनिफॉर्मली क्या रहेगा? डिस्पर्स्ड रहेगा। दिस इज द फर्स्ट वेरी स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरा स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? ये जो गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, कांस्टेंट रैंडम motion with high velocities, with high velocities। ठीक है, और ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। इफ अ गैस इज हीटेड तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है यानी कि वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। अब एक गैस जब मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। एक गैस ऐसे कभी नहीं मूव करेगा, एक गैस ऐसे कभी नहीं मूव करेगा। हो सकता है यहाँ पे एक पार्टिकल हो, इससे टकरा के गैस फिर वापस इधर आ जाए, फिर वापस इधर चले जाए, फिर इधर टकरा के इधर चले जाए, हो सकता है। तो जब भी गैस मूव करेगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यानी कि गैसेस पार्टिकल्स हैव स्ट्रेट लाइन मोशन। बस समझ में आ रही है? वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। ऐसा करने के दौरान सामने दूसरा पार्टिकल आ जाए तो उससे टकराएगा और उससे टकरा के फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आफ्टर चेंजिंग इस डायरेक्शन फिर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव करेगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आपने वो कैरम खेलता हुआ ज़रूर देखा होगा। कैरम के गोटी को आप जब स्ट्राइक करते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होता है, तो आप जब जो स्ट्राइकर जब टकराता है और टकराने के बाद आपस में एक दूसरे से कोलिजन्स होते हैं, तो वो जब भी मूव करता होगा आप नहीं देखते होंगे कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता होगा और कोलिजन्स के बाद अपने डायरेक्शंस बदलते होंगे। वही मोशन आपका किसके पास होता है? आपके गैस के मॉलिक्यूल्स के पास होता है। ये हो गया दूसरी बात। अब तीसरा पोस्टुलेट, तीसरा एजम्पशन क्या होगा? तीसरा एजम्पशन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। द डिस्टेंस बिटवीन द gaseous molecules are very large। ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वेरी लार्ज। एंड इट इज अज्यूम्ड दैट वैन डर वाल फोर्सेस, एक नया टर्म आ रहा अभी, दैट वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन दैम। एक्चुअली वैन डर वाल फोर्सेस अट्रैक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग। वैन डर वाल फोर्सेस दोनों तरह के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव को ही बोला जाता है। वैन डर वाल फोर्सेस यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम डू नॉट एग्जिस्ट। क्या कहने का मतलब है? द डिस्टेंस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज एंड इट इज एज्यूम दैट, ऐसा माना जाता है, ऐसा एज्यूम किया गया है कि द वैन डर वाल फोर्सेस एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जर्ट होता है। ये जनरली अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सो लार्ज। इसीलिए माना जाता है कि ये फोर्स एग्जिस्ट उसके बीच में नहीं करता है, यानी कि देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल। सिंपली क्या कह सकते हैं? देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स।
गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, ऐसा माना गया है किसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो कितने स्टेटमेंट्स हमने लिख लिए, 3 स्टेटमेंट्स हमने लिख लिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको आप मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। दूसरी बात क्या मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ। तीसरी बात कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता है, बल्कि आप इसे नहीं कह सकते हैं। अब चौथी बात हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब ये गैस पार्टिकल्स मोशन में होता है, इस मोशन की वजह से वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। मैंने क्या कहा आपको, आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। इसी कोलिजन्स की वजह से, ये कोलिजन जब वॉल के साथ होता है, खुद के साथ जब हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वॉल के साथ जब ये कोलिजन होता है तो उसी कोलिजन की वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि ऑल कोलिजन्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, नंबर 4, ऑल collisions between the gaseous molecules are perfectly elastic, ठीक है। जो कोलिजन्स होंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, दे आर परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब ऐसा कोलिजन हो, कोलिजन 2 तरह के होंगे, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक जो नहीं होगा। अब क्या इसको बोल सकते हैं, उसका ऑपोजिट टर्म क्या होगा नहीं पता। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसे कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो। काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंज ना आ रहा हो कोलिजन के दौरान। मतलब 2 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, और यहाँ दोनों पार्टिकल टकरा गई। टकराने की वजह से इन दोनों पार्टिकल के मोशन में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। मास तो कांस्टेंट रहना है, तो चेंज क्या होना है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। यानी कि जब गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता है। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस या गेन नहीं हुआ है, इसीलिए इसको आप क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज कॉज्ड बाई, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज कॉज्ड बाई द हिट्स रिकॉर्डेड बाई, द हिट्स recorded by molecules on the walls of the container. Hits recorded by molecules on the walls of the container. ये बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि प्रेशर क्यों होता है। मैंने क्या लिखा, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज कॉज्ड बाय द हिट्स, मतलब कोलिजन, रिकॉर्डेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कि प्रेशर जो हम लोग फील, जो कंटेनर प्रेशर फील कर रहा होता है, यानी कि गैस का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर एक्चुअली क्या होता है कि वो कितनी बार वॉल को हिट कर रही है, कितने फोर्स के साथ वॉल्स को हिट कर रही है। और आप सबको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा वॉल पे गैसेस मॉलिक्यूल्स, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स भी जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन्स घटेंगे तो प्रेशर घटेगा। ये 5वें नंबर की बात हो गई। और छठे नंबर क्या कहता है, छठा नंबर कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecules is directly proportional to the absolute temperature, ठीक है। यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्या होगा, टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन स्केल। जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो, यानी कि सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस को सेम टेम्परेचर में रखे हैं तो उन गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो सेम निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक गैस ए है, एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक गैस सी है, इसको भी टी टेम्परेचर में रखें, इसको भी टी टेम्परेचर में रखें, इसको भी टी टेम्परेचर में रखें, तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज निकल के आएगी सब की सेम निकल के आएगी। अगर उसका टेम्परेचर सेम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। यही कहता है स्टेटमेंट नंबर 6। तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, दैट यू शुड रिमेंबर। आई थिंक आपको ये बातें याद रहेंगी और आज के लेक्चर में हम इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस लॉज को डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।